ओके, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है अभी या फिर स्टार्ट करें? नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं सर। हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रॉपर्टीज को मैं आज डिस्कस करूंगा। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जैसे कि इसका जो आउटपुट आता है उसमें कितना वेव फॉर्म इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफर हो रहा है, कितना ये एसी को डीसी में कितने परसेंट कन्वर्ट कर रहा है, इसकी इफिशियंसी क्या है, और कितना परसेंट उसका ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है उसमें वो यूटिलाइज हुआ है, ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन फैक्टर निकालते हैं। ये सारी चीजें फाइंड आउट की जाती हैं उसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो हम लोग अभी इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर lecture, and in this lecture we will study properties of half wave rectifier in detail. Half wave rectifier we have already discussed that this rectifier have only one diode in the circuit. ठीक है, आपको यहाँ पे सिर्फ डायोड दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल रेक्टिफायर में सबसे पहले ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के बाद ये रेक्टिफायर आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाया है, शो किया है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इस डायग्राम में प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर दिख रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, जो हाई वोल्टेज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज इनपुट आता है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पे जो हाफ वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये जो आपको दिख रहा है डायोड, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए एक ही डायोड इसमें यूज होता है। ओके, और ये लोड है जहां पे हम लोग आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे सबसे पहले मैंने जो एक डायग्राम ये वेव फॉर्म बनाया हुआ है, ये इनपुट का वेव फॉर्म है। ठीक है, ये जो वेव फॉर्म आपको दिख रहा है ये इनपुट है। इनपुट का मैक्सिमम वोल्टेज Vm है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये V माइनस Vm तक जाएगा, फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल में Vm तक जा रहा है। ठीक है, और ये जो दूसरा वेव फॉर्म यहाँ पे जो बनाया हुआ है, ये वेव फॉर्म लोड करंट का है। लोड करंट तभी फ्लो होगा लोड से, यहाँ से करंट तभी फ्लो होगा जब डायोड ऑन हो। फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड ऑन होता है तो यहाँ पे करंट फ्लो होगा, और सेकंड हाफ साइकिल में डायोड ऑफ होता है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लोड करंट का डायग्राम है। लोड करंट के बाद मैंने अगला जो डायग्राम बनाया हुआ है, लोड वोल्टेज का डायग्राम बनाया हुआ है, VL से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। लोड वोल्टेज मींस वोल्टेज अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस, ये VL है। ठीक है, तो VL भी वैसे ही होगा, जब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा लोड के अक्रॉस, वैसे वैसे वहां पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे करंट कम होगा वैसे वैसे करंट भी कम, वोल्टेज भी कम होता जाएगा। जैसा करंट का वेव फॉर्म है वैसे ही आपको वोल्टेज का भी वेव फॉर्म वैसा ही मिल रहा है। फिर क्या होगा, सेकंड जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसमें ऑफ रहेगा, फिर अगले हाफ साइकिल में कैसा हो जाएगा, ये फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाला डायग्राम अजीब टाइप का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड के, एक्चुअली ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है। मतलब कैसा कि जब डायोड को, अगर यहाँ से हम डायोड के P और N के बीच में अगर वोल्टेज देखें तो उस वोल्टेज को यहाँ पे उसका डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है। जब डायोड ऑन होगा तो वहां पे कितना वोल्टेज रहेगा, 0.7 वोल्ट। जब डायोड ऑन होता है तो 0.7 वोल्ट कब होगा, जब ये सिलिकॉन डायोड है तब, है ना। अगर ये डायोड सिलिकॉन का है तो यहाँ पे 0.7 वोल्ट रहेगा, अगर आइडियल है तो ये 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस डायोड मैंने यहाँ पे 0.7 इसलिए शो किया है, जैसे कि आप एक प्रैक्टिकल डायोड के बारे में यहाँ पे 0.7 लिखा हुआ है, ये इस पॉइंट पे, ये 0.7 वोल्ट वोल्टेज रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड ऑफ हो जाएगा। ऑफ मतलब यहाँ पे कुछ भी कोई भी यहाँ से ये इस टाइप का एक ऑफ टाइप का आपको डायोड के क्रॉस एक ऐसा ओपन सर्किट मिलेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। ये डायोड ओपन सर्किट हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज आपका सेकेंडरी वाइंडिंग पे यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रहा है, ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब लोड पे क्या हो रहा है, लोड का वोल्टेज तो 0 है क्योंकि लोड से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो होगा क्या कि जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज डायोड के क्रॉस आ
आएगा। मतलब डायोड के अक्रॉस अगर आप मेजर करोगे तो इस वोल्टेज का, क्योंकि अब वोल्टेज मेजरमेंट जो होता है वो पूरे लूप से डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब Vm लगा हुआ है, तो अगर मान लो मैंने पॉजिटिव इधर शो किया, नेगेटिव इधर शो किया, तब उस केस में क्या होगा, माइनस Vm प्लस Vd इक्वल टू जीरो, सो Vd इक्वल टू माइनस Vm, है ना। Vd इक्वल टू Vm होगा ना, तो माइनस Vm अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ प्लस Vd, और इसका वोल्टेज जीरो इक्वल टू जीरो, सो वोल्टेज अक्रॉस डायोड इक्वल टू Vm होगा। लेकिन Vm का ही शेप ऐसा है, Vm जो है वो नीचे जा रहा है, तो जैसा Vm होगा वैसे Vd आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसमें देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल का ऑपरेशन। ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑन होगा और डायोड से करंट पास होगा, आउटपुट वोल्टेज आएगा, और लेकिन आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू जो होगा वो कट इन वोल्टेज, आउटपुट का जो वोल्टेज होगा, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज ऐसा लिखता हूँ Vm या VL लिखते हैं, तो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू माइनस कट इन वोल्टेज V गामा है। अगर ये सिलिकॉन डायोड है तो ये 0.7 वोल्ट से कम हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ ड्रॉ करें तो आउटपुट का वेव फॉर्म थोड़ा सा बड़ा होगा और नहीं, थोड़ा सा छोटा होगा इनपुट के वेव फॉर्म से, है ना। ओके, ये चीजें ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड ऑफ रहेगा, डायोड ऑफ होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जीरो होगा। आउटपुट से कोई वोल्टेज नहीं। यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन है, व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर, कोई आंसर करेगा? सर क्योंकि वो हाफ वेव को ही हाफ नेगेटिव होता है उसको छोड़ देता है, मतलब जो नेगेटिव वेव को छोड़ दे रहा है वो, नेगेटिव पार्ट को छोड़ देता है, कंप्लीट वेव फॉर्म का, वेव साइकिल का हाफ पार्ट को पास करता है, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, सिंपल। और दूसरा क्वेश्चन है, यस, दूसरा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, व्हाट विल बी द ऑपरेशन ऑफ द सर्किट इफ डायोड इज रिवर्स्ड? So the current will flow जीरो हो जाएगा। नेगेटिव में पॉजिटिव जाने देगा, पॉजिटिव में नहीं जाने देगा। पहले जो पार्ट रेक्टिफाई नहीं होता वो वाला पार्ट रेक्टिफाई होने लगेगा। यस, पॉजिटिव साइकिल में ऑफ रहेगा और नेगेटिव में ऑन रहेगा, और नेगेटिव साइकिल में ऑन रहेगा। मतलब पॉजिटिव में ऑफ रहेगा, फिर नेगेटिव साइकिल लगाएगा तो फिर से ऑन हो जाएगा, है ना। ऐसा जो रिजल्ट मिलेगा वो ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो ओके समझ गया, एक एक करके। जैसे मान लो ये जो अभी जो बन के आ रहा है सेकंड क्वेश्चन में, जो आपके पास आउटपुट बन के आ रहा है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है कि नहीं है? यस सर है। और कोई? सोनू? है नहीं है सर। है सर। सितांशु कह रहे नहीं है। नहीं है सर। नहीं है सर, नहीं है। नहीं है? है सर। नहीं है सर। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करता हूँ। ये अभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर है, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट को रेक्टिफाई कर रहा है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव डीसी मिलेगा, बट ये भी रेक्टिफाई करेगा। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, अभी भी है, और ये भी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर है, लेकिन डीसी वोल्टेज नेगेटिव होगा, बस सिर्फ ये डिफरेंस। ओके सर, ये डायोड रिवर्स करने से मिला। हाँ, डायोड रिवर्स करने की बात कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन 2 की बात कर रहा हूँ, इसमें जो क्वेश्चन 2 दिया हुआ। सर इस अच्छे अगर हमें बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं तो डायोड रिवर्स में को उसी से क्या वो बुक करे उसमें वोल्टेज में नहीं पढ़ना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब हम आगे का देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर की कुछ प्रॉपर्टीज, इसका हम एनालिसिस करेंगे। ये इस 18 पॉइंट्स में, मैंने 18 पॉइंट्स यहाँ पे फिगर आउट किए हैं, जिसमें सबसे पहला है मैक्सिमम लोड करंट। तो लोड करंट हमने अब क्लियर आ रहा होगा। लोड करंट हमने देख ही लिया है कि मैक्सिमम लोड करंट कितना होगा, जो कि IL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसा कि
तो वहाँ पे जितना भी लोड करंट आएगा उसको हम लोड करंट वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग। मैं अभी बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम लोड वोल्टेज, देन मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद डीसी लोड करंट की एवरेज वैल्यू देख रहा हूँ, एवरेज वैल्यू डीसी वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद उसकी आरएमएस वैल्यू भी देखेंगे, आरएमएस वैल्यू एसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो कि उसमें एसी कंपोनेंट कितना बचा है करंट में और वोल्टेज में, वो भी हम चेक करेंगे। फिर है आउटपुट पावर कितना है वो देखेंगे, ठीक है। डीसी आउटपुट पावर कितना है और एसी आउटपुट पावर कितना है, आउटपुट में कितना पावर पहुंच रहा है, डीसी पावर कितना पहुंच रहा है, एसी पावर कितना पहुंच रहा है, क्योंकि इसमें डीसी एसी दोनों ही पास हो रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या है, एसी आउटपुट पावर और डीसी आउटपुट पावर, एसी आउटपुट पावर, डीसी इनपुट पावर और एसी इनपुट पावर। हम इनपुट पावर भी देख लेंगे, डीसी इनपुट पावर कितना है और एसी इनपुट पावर कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेक्टिफायर की एफिशिएंसी चेक करेंगे कि रेक्टिफायर कितना एफिशिएंट है, कितना परसेंट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। जब हमें पावर कितना ट्रांसफर हुआ ये पता चल जाएगा तो एफिशिएंसी भी आसानी से निकल जाएगी कि आउटपुट का पावर कितना है और इनपुट आउटपुट में डीसी कितना है और इनपुट में डीसी कितना था, ठीक है। अब हम उससे एफिशिएंसी निकल सकती है। रिपल फैक्टर भी रिपल्स का मेजरमेंट है। रिपल आप जानते हैं वेरिएशंस कितना हो रहा है उसको मेजरमेंट करते हैं हम रिपल फैक्टर से। इसके बाद ट्रांसफार्मर इसमें लगा रहता है तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर भी कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड से रिलेटेड है। डायोड कितना वोल्टेज डायोड के अक्रॉस मैक्सिमम अपीयर होगा वो पीक इनवर्स वोल्टेज से रिप्रेजेंट होता है। रिपल फ्रीक्वेंसी अगेन उससे रिपल्स जो है वेरिएशंस जो है उनकी फ्रीक्वेंसी है। रिपल वोल्टेज उसी का वोल्टेज है रिपल्स का। और पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर ये रेशियो है, मतलब एसी और डीसी रिपल्स के, ठीक है। इन सब के डेफिनेशंस को हम एक एक करके डिटेल में लेते हैं। पहला है मैक्सिमम लोड करंट, ओके। लोड से मैक्सिमम लोड करंट कितना पास हो रहा है, तो ये यहाँ पे एक मैं आपको एक डायग्राम बना दूं तो अपने पास क्या होगा, ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे वोल्टेज VS से रिप्रेजेंट किया गया है और ये यहाँ पे डायोड है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड कट इन वोल्टेज से रिप्लेस हो जाएगा। और डायोड के बाद डायोड का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। डायोड का रेजिस्टेंस RF है और डायोड के रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है RL। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RS मान के चल रहा है। सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RS है और डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF है और लोड का रेजिस्टेंस RL। तो क्या हो जाएगा, ये VS वोल्टेज इनपुट माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मतलब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट होता है, ठीक है। अगर हमें लोड करंट निकालना है तो ये वोल्टेज ले लिए, ये वाले वोल्टेजेस हैं और नीचे जो है वो रेजिस्टेंस है। वोल्टेज से रेजिस्टेंस डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, करंट, ओके। और अब हम देखते हैं अगले में नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, लोड करंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो लोड करंट क्या होगा, 0 ही रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इतना लोड करंट फ्लो होगा VS माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई RS, मतलब RS मींस किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस RF, डायोड का रेजिस्टेंस और उसके बाद RL लोड रेजिस्टेंस। वोल्टेज की बात करते हैं। लोड वोल्टेज कितना होगा, लोड करंट पता हो गया तो वोल्टेज पता करना आसान है। आपको मैक्सिमम लोड करंट इनटू रेजिस्टेंस कर दिया मैंने। लोड करंट आपको मिल ही गया था तो उसी को मैंने रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। रेजिस्टेंस A है और करंट का इक्वेशन वही है, V गामा लिख दिया बस मैंने। यहाँ 0.7 लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने V गामा लिख दिया। ये 0.7 होगा सिलिकॉन के लिए, ओके। तो VS माइनस V गामा अपॉन RS RL प्लस RF प्लस RS इंटू RL होगा, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट 0 है तो वोल्टेज भी 0 ही रहेगा, है ना, ठीक है। लोड वोल्टेज निकल गया, छोटी चीज है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स दिख रहा है ना। यहाँ पे क्या है, एवरेज वैल्यू निकालना है, करंट का एवरेज वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, एवरेज लोड करंट फाइंड आउट करना है। तो एवरेज वैल्यू जब हम फाइंड आउट करते हैं
किसी पीरियोडिक वेव का, तो वो होता है एरिया अंडर द कर्व फॉर वन पीरियड। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो कैसा है, हाफ वेव रेक्टिफाइड, ऐसा। ऐसा है। इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 कितना है, पाई है सर, पाई। इसका टाइम पीरियड कितना है, ये जो वेव फॉर्म है, पाई है सर, पाई। देखो पाई। मैं बताता हूँ, एक यहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट हुआ और पाई यही होगा वाला सर। पार्ट कब स्टार्ट हो रहा है, फिर से 2 पाई पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पाई है। 2 पाई होगा सर, 2 पाई 2 होगा। पाई होगा, सर 2 2 पाई। पाई होगा, क्यों होगा, 2 0 पाई से होगा पाई, सर, 2 पाई। और यहाँ के बाद रिपीट हो रहा है ना, और फिर ये यहाँ पे 4 पाई पे रिपीट होगा। 2 पाई है सर, 2 पाई इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। इसलिए मैंने इसका जो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए 0 से 2 पाई तक का टाइम पीरियड एवरेज एरिया लिया। एरिया कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन से, है ना। इंटीग्रेशन लिया मैंने 0 से 2 पाई तक का, और करंट का इक्वेशन ILT dt लिख लिया, और जितना एरिया ले रहे हैं उसको उतने टाइम से डिवाइड भी करना है। ये इंटीग्रेशन का इसका एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। 0 से 2 पाई ILT dt, ओके। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो IM से ले रहे हैं, IM वैल्यू है मान लो मैक्सिमम वैल्यू, तो 0 से 1/2 पाई, 0 to पाई होगा IM sin ओमेगा t dt, और प्लस पाई टू 2 पाई 0 ओमेगा t dt, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 ही लिखना पड़ेगा, डी ओमेगा टी लिख दिया वहां पे। तो वैसे तो पाई से 2 पाई का कोई वैल्यू नहीं है, तो वैल्यू 0 ही है, 0 का इंटीग्रेशन होगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। और ठीक है, तो हम यहाँ पे लिए IM/2 पाई cos ओमेगा टी, साइन का इंटीग्रेशन cos हो गया। आप खुद करके देख लीजिए, आप चाहो तो मैं इसको अभी आप अपने अगर आपके पास नोटबुक अभी आप रखे हो तो अपने नोटबुक पे पहले इस इंटीग्रेशन को अपने आप से सॉल्व करके देखिए। आप अपने आप से सॉल्व करोगे, फिर आपका जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे मैच कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पास डीसी का वैल्यू IM/पाई आ गया। ये जो वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट, IM/पाई, मतलब मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय पाई वैल्यू। एवरेज वैल्यू किसी भी पीरियोडिक वेव फॉर्म का आप फाइंड आउट कर सकते हो। अपनी प्रैक्टिस के लिए, मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ कि अब आप, क्योंकि हमें कुछ देर के बाद या कुछ क्लास के बाद या नेक्स्ट क्लास में जब भी एक फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना है, तो आप अपने आप से इस वेव फॉर्म का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करके देखना कितना आता है, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू भी IM लेना है। अब यहाँ पे बताइए टाइम पीरियड कितना होगा इस केस में, 0 पाई 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 है, क्योंकि पाई पे रिपीटेशन हो रहा है ना, यस सर। इसलिए फुल वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म में पाई होगा। अभी हम हाफ वेव की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 पाई। तो इसका सर आई एवरेज जो है आई मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 पाई हो जाएगा। हाँ, उसमें पाई हो जाएगा, फिर यहाँ 2 पाई है तो वहां पे 2 पाई आएगा बस, और बाकी इक्वेशन भी वही रहेगा, इक्वेशन तो चेंज नहीं होगा। साइनोसॉइडल वेव फॉर्म वो भी है, बस यहाँ पे 2 पाई की जगह 1/पाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ शायद जैसा भी आता है उसको आप करके देखना कितना आंसर आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डीसी लोड वोल्टेज। ये हमारा डीसी लोड वोल्टेज है, और डीसी वोल्टेज लोड वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि जो मैंने पहले जो करंट कैलकुलेट किया था उसको RL से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका भी वैसे ही एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर सकता था, आप वहां पे भी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल तरीका लिया। सिंपल तरीका क्या कि करंट आ गया है अपना, करंट को लोड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने करंट को क्या किया, लोड से मल्टीप्लाई कर दिया। करंट IM/पाई आया था, लोड से मल्टीप्लाई किया RL से, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या किया है, ये
आर एस प्लस आर एफ आर एल प्लस आर एफ प्लस आर एल मीन्स उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। आई एम का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, तो आई एम का वैल्यू वहां से लेके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये मिला। अब ये यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या लिखा हुआ है कि आर एस और आर एफ की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है कंपेयर टू आर एल, क्योंकि आर एल जो है वो लोड है, तो लोड तो ज्यादा ही होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग जो एक कॉइल है, एक इंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और आर एफ एक डायोड का रेजिस्टेंस है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, तो ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस भी बहुत कम होता है। तो ये इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। आरएल के कंपैरिजन में आरएल का वैल्यू बहुत ज्यादा, मान लो आरएल का वैल्यू आपका 100 किलो ओम है, 200 किलो ओम है, और यहाँ पे डायोड के फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो 10 ओम 20 ओम इस रेंज में रहते हैं, तो ये 100-200 के कंपैरिजन में बहुत कम है, और उनको नेगलेक्ट किया जा सकता है, मीन्स उनको हम जीरो मान सकते हैं। तो आरएल बस बचेगा वीएम अपॉन आरएल, और यहाँ पे भी आरएल है, तो आरएल से आरएल कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा, वीएम अपॉन पाई। आप वैसे भी देख सकते हो साइनसॉइडल वेव फॉर्म होता है इसका, और वहां से भी निकालोगे तो वहां पे भी एवरेज वैल्यू वीएम अपॉन पाई आएगी, और यहाँ से मैंने इस तरीके से एक वैल्यू वीएम अपॉन पाई लिखा है। अब हम एसी लोड करंट देखते हैं। एसी लोड करंट जो है, एसी का रिप्रेजेंटेशन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से किया जाता है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू से मेजरमेंट किया जाता है। डीसी का वैल्यू किससे किया गया, एवरेज से। एसी को कैसे करते हैं, रूट मीन स्क्वायर से करते हैं। चलो ठीक है, रूट मीन स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो आरएमएस का रूट, सबसे पहला वर्ड है आर, आर फॉर रूट, और फिर दूसरा है मीन, मीन मीन्स एवरेज, एवरेज का मतलब इंटीग्रेशन, और तीसरा इंटीग्रेशन जो मैं अपन पहले कर चुके हैं। तीसरा है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर लिया तो मैंने पहले स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, और स्क्वायर करने के बाद उसका मीन है, मीन मतलब इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन के बाद उसको 2 पाई का एवरेज लेना है, मीन वैल्यू लेना है, तो मीन वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको 2 पाई से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी आपका एवरेज वैल्यू आएगी, और फिर उसका रूट करना है तो रूट वैल्यू करिए। आरएमएस वैल्यू ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, इसलिए मैंने फिर क्या किया, स्क्वायर रूट हटाने के लिए इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद उसको उसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का तरीका आपको पता ही है कि साइन स्क्वायर टी हो गया, साइन स्क्वायर टी होगा तो 1 + cos 2 ओमेगा टी करेंगे, वही यहाँ पे 1 - cos 2 ओमेगा टी में कन्वर्ट होगा ये cos 2 ओमेगा के फॉर्मूला से, ठीक है। और उसके बाद इसको और सिंपलीफाई करेंगे, इसके बाद आप फाइनल आंसर मुझे बताइए, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा आंसर फाइनल तक कैलकुलेशन नहीं किया है, ये आंसर यहाँ तक रुका हुआ है, बस इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी। आप में से कोई मुझे जो सबसे पहले कैलकुलेट कर सकता है, आप कैलकुलेट करके फाइनल आंसर इसका बताइए कि आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी। पहले तो आई इस स्क्वायर का ही वैल्यू बताइए कि स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है। आई स्क्वायर m/4। एक आंसर आया है पाई स्क्वायर आई स्क्वायर m/4, आई एम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड बाय 2 आएगा। कोई कह रहा है कि सर आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आएगा। हमारे पास दो ऑप्शन हो गए हैं, सर आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ही आएगा। एक ऑप्शन ये हो गया तो एक ऑप्शन बी हो गया, तो दो लोगों का सपोर्ट बी की तरफ है। और कोई आंसर? अब नोटबुक लेके बैठना है आपको यहाँ पर। आई एम स्क्वायर अपॉन 4 ही आता है सर। आई एम स्क्वायर बाय 4 आ रहा है सर, डिवाइड बाय 4 आ रहा है। 3 वोट हो गए। और कोई? ए आ रहा है, ए ही आ रहा है सर, आई एम स्क्वायर अपॉन 4। ए के बहुत ज्यादा सपोर्ट बढ़ रहा है सर वो तो साइन ही है ना, तो 0 हो ही जाएगा, पाई पे भी 0 पे भी। हाँ यस सर, इसलिए चलिए ठीक है। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, आपको आंसर फाइनल बता दे रहा हूँ कि आंसर कितना है।
आंसर इसका IM स्क्वायर बाई 4 है और IRMS की वैल्यू IM बाई 2 है। कुछ लोग क्या करते हैं IRMS इक्वल टू IM स्क्वायर बाई 4 ही लिख के आ जाता है, क्योंकि उनको इंटीग्रेशन में इतना ज्यादा दिमाग फंस जाता है कि उसका स्क्वायर रूट करना भूल जाता है। तो फाइनल आंसर भी यही लिख के चले जाते हैं कि सर IM स्क्वायर बाई 4 आएगा, लेकिन फाइनल आंसर कितना होगा, IRMS बाई होगा IM बाई 2। ठीक है, IM by 2। तो RMS वैल्यू है वो IM बाई 2 है और एवरेज वैल्यू वो है वो IM बाई पाई है। कौन सा छोटा है, IM बाई 2 छोटा है कि IM बाई पाई छोटा है? मतलब IM by 2। IM by पाई छोटा IM है। by पाई छोटा है। IM by पाई छोटा है सर। यस सर, हाँ, IM by IRMS पाई वैल्यू जो बड़ी कि है। 3.14 वैल्यू है इसकी डिवाइड करके हाँ, और इसकी 2। अब आप देखिए कि यहाँ पे कितना यस सर। मतलब ये रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं हम, और अभी भी यहाँ पर AC वाला जो पार्ट है वो ज्यादा लग रहा है और ये DC वाला जो पार्ट है वो कम लग रहा है कि नहीं? अब आप ये AC वाला पार्ट है जो हमने अभी कैलकुलेट किया IM बाई 2, और इससे पहले जो कैलकुलेट किया था वो DC पार्ट था। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हम DC पार्ट अभी भी ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये पूरा AC टू DC कन्वर्टर नहीं है, ये पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करता है, मतलब जिसमें AC कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा रहता है DC में। ओके, अब हम AC लोड वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो लोड वोल्टेज का तरीका वैसे ही मैंने जैसा पहले यूज किया था उसी तरीके से निकाला। RMS वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया कि IL इंटू RL किया, फिर IM बाई 2 किया, फिर वही काम किया है VM बाई ये लिख दिया, फिर से नेग्लेक्ट किया RS प्लस RF को, क्योंकि RL से बहुत छोटा होता है। इसका क्या रीजन है ये मैं पहले वाले उसमें करंट वाले केस में बता चुका हूँ आपको कि ये वैल्यू बहुत कम होती है लोड के कंपैरिजन में। लोड जनरली हाई वैल्यू के रहते हैं, तो लोड के कंपैरिजन में वैसे भी वैल्यू कम होगी, तो वैल्यू कम है तो इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। इसको नेग्लेक्ट कर दिया, नेग्लेक्ट करने के बाद ये भी VM बाई 2 आ गया। आप डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करके उसी तरीके से भी निकाल सकते हो, उस तरीके से भी यही वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं आउटपुट पावर, DC आउटपुट पावर। पावर कैसे निकलती है? पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज इंटू करंट से हम पावर निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे आउटपुट का पावर निकालना है तो वोल्टेज कहाँ का लेंगे, आउटपुट का। लोड का ही वोल्टेज लोगे और लोड का करंट लोगे। तो मैंने यहाँ पर वोल्टेज लिया वो भी लोड के अक्रॉस वोल्टेज लिया, करंट लिया वो भी वोल्टेज के अक्रॉस लिया। ठीक है, अब आप बताइए कि यहाँ DC की बात हो रही है, ये बात ध्यान रखना है आपको, DC की बात हो रही है तो मैं DC का ही वोल्टेज लूंगा, है कि नहीं, और DC वाला ही करंट लूंगा। DC वाला वोल्टेज था VM अपॉन पाई, DC वाला करंट कितना था, IM अपॉन पाई। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो VM इंटू IM अपॉन पाई स्क्वायर हो गया। अब VM इंटू VM का तो ठीक है, हमने VM का VM रखा है क्योंकि वोल्टेज जनरली अवेलेबल रहते हैं। करंट की वैल्यू थोड़ा डिफिकल्ट होती है। वोल्टेज क्या है कि स्पेसिफाइड रहते हैं आपके ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में भी, डायोड में भी। तो हमने वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया तो फिर से RS प्लस RF प्लस RL हो गया VM IM का वैल्यू में। वही कंडीशन फिर से लगा सकते हो आप कि RS प्लस RF की वैल्यू लोड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। फिर से क्या हो जाएंगे कि ये वाला 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आंसर क्या बचा, VM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू RL, है कि नहीं। तो आपका जो लोड मींस आउटपुट DC पावर जो आया है PL, DC पावर अक्रॉस लोड कितना आ गया, IM स्क्वायर अपॉन पाई इंटू RL। ठीक है, इतनी पावर जो है लोड में ट्रांसफर होगी। आप निकालते हैं AC आउटपुट पावर। जैसे हमने DC का आउटपुट पावर निकाला वोल्टेज इंटू करंट, DC वोल्टेज इंटू DC करंट से निकाला है, तो AC का कैसे निकलेगा, AC वोल्टेज इंटू AC करंट। सिंपल है पावर कैलकुलेशन। पावर में क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। यही आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने AC वोल्टेज ले लिया है और AC करंट ले लिया है। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि AC आपने RMS वैल्यू खुद ही कैलकुलेट किया है, आपने खुद ही बोला था कि सर ये IM बाई 2 आएगा AC करंट, और मैंने ये बताया कि वहीं पे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करके ये सर AC जो होगा वोल्टेज वो VM अपॉन 2 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, VM अपॉन 4 हो गया और IM का वैल्यू VM अपॉन RS सर आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है। प्लस RL होता है।
यस प्रखर अग्रवाल, कुछ क्वेश्चन है? ओके, आई थिंक बाई मिस्टेक हो गया। तो एसी आउटपुट पावर में क्या हो गया, ये दोनों फिर से हम लोग जीरो कर डालेंगे, हर बार कर देते हैं क्योंकि ये इनका वैल्यू बहुत कम होता है आरएल के कंपैरिजन में। कुछ लोग बोलते हैं कि सर मुझे ये चीज पसंद नहीं आती, आप मतलब इवन कई जगह नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं? नेग्लेक्ट करने से एडवांटेज ये होता है कि हमारा जो इक्वेशन है वो आसान सा हो गया। अदरवाइज इस इक्वेशन में सब कुछ रहते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, अगर आप नेग्लेक्ट नहीं करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, लेकिन इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, आउटपुट का जो एक्सप्रेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी सिंपल सा एक्सप्रेशन मिल गया है ना, यहाँ पे सिंपल सा Vm²/4RL मिल गया है, और उस केस में आपको ये कितना मिला था डीसी में, Vm²/π²RL। ठीक है, तो यहाँ पे ये Vm²/4RL है, वहां पे Vm²/π²RL, बस ये अंतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम अगला देखते हैं डीसी इनपुट पावर। इनपुट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हमें एफिशिएंसी निकालना है बाद में। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए तो इनपुट आउटपुट दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो आउटपुट के तो दोनों कैलकुलेशन आपने कर लिए, एसी पावर भी निकाल लिया और डीसी पावर भी निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं इनपुट वाली बात, इनपुट की बात करते हैं। तो इनपुट में जब हम इनपुट की बात कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इनपुट कहाँ से हो रहा है? इनपुट जो होता है वो हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग से, स्टार्टिंग से। हमारा जो सर्किट है, ये सर्किट कुछ ऐसा रहता है, ट्रांसफार्मर के बाद डायोड, डायोड के बाद लोड, ऐसा कुछ सर्किट रहता है। तो यहाँ से करंट तो सेम फ्लो होता है, जितना लोड में फ्लो हो रहा है उतना ही सेकेंडरी वाइंडिंग से भी फ्लो होता है ना। पूरा लूप एक सिंगल लूप यहाँ पर है, तो इस लूप में उतना ही करंट फ्लो होगा जितना कि लोड में फ्लो हो रहा है, इसीलिए करंट उतना ही ले लिया मैंने। अच्छा, पावर का फॉर्मूला एक तो होता है वोल्टेज इंटू करंट, दूसरा होता है वोल्टेज को आई इंटू आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करंट का स्क्वायर हो जाएगा इंटू करंट इंटू लोड, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इनपुट पावर यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा कि जितना पावर कंज्यूम हो रहा है टोटल पूरे सर्किट में, इंक्लूडिंग डायोड, सेकेंडरी वाइंडिंग, टोटल सर्किट में जितना पावर कंज्यूम हो रहा है वो इनपुट पावर होगा। आउटपुट पावर क्या होगा? आउटपुट पावर सिर्फ और सिर्फ लोड के अक्रॉस होगा, ये ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट पावर कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आया कैसे जी वाला I² DC वाला ये कैसे लिख लिया? ये मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, देखो मैं अभी बता देता हूँ। जैसे पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो V इक्वल टू IR लिख सकते हैं, इंटू I है तो I² इंटू R लिखा जा सकता है ना। ये तो पावर का फॉर्मूला होता है, I² इंटू R और V इंटू I भी होता है। अब I जो है करंट, वो पूरे के पूरे जितना जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से लेके डायोड और लोड, ये करंट जो होगा, करंट सभी में सेम होगा, ठीक है। तो ये करंट क्योंकि एक सिंगल लूप है, तो करंट मैंने वही ले लिया IDC। और लोड जो टोटल रेजिस्टेंस जो है इस पूरे सर्किट का लेना पड़ेगा। इनपुट पावर इक्वल टू होगा टोटल पावर कंज्यूम, the DC power input taken from the secondary of the transformer can be calculated by total power supplied to the load resistance RL, diode resistance RF and winding resistance RS। मतलब डायोड में पावर कितना कंज्यूम हो रहा है वो, लोड में कंज्यूम हो रहा है वो, और सेकेंडरी वाइंडिंग में वो, तीनों मिला के इनपुट पावर होगा। ये इसलिए IDC² इंटू RL प्लस RF प्लस RL दिया हुआ, टोटल रेजिस्टेंस इंटू करंट का स्क्वायर। डीसी आपको पता है कि IDC का वैल्यू होता है Im/π, IAC IRMS होता है Im/2। तो डीसी वाला यहाँ पे ले लिया Im/π, तो ये स्क्वायर हो जाएगा Im²/π², ठीक है। और ये लिख दिया। अब ये बात मैं अभी हर बार कर रहा हूँ कि RS की वैल्यू और RF की वैल्यू, इवन दोनों को ऐड भी कर दोगे तब भी ये बहुत छोटा होता है RL से,
तो इस कंडीशन को लेके मैंने यहाँ पर लिख दिया ये वाला चीज जो आगे आपके लिखा हुआ है आई एम स्क्वायर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर, तो आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो इनपुट एसी पावर इतना आ रहा है आई एम स्क्वायर आर एल अपॉन पाई स्क्वायर, ये है हमारा इनपुट एसी पावर, इनपुट डीसी पावर। अब देखो इनपुट एसी पावर, इनपुट में एसी पावर कितना इनपुट हुआ, चेंज क्या आएगा, करंट एसी वाला लेंगे, डीसी पावर ले रहे थे तो डीसी वाला करंट लिया था, और अभी हम एसी वाला कैलकुलेशन करेंगे तो एसी वाला करंट लेंगे। एसी का करंट कितना होता है आईआरएमएस, आईआरएमएस का स्क्वायर लिया तो आईएम स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। अगेन इसमें आरएफ और आरएस को क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है आरएल के कंपैरिजन में। आंसर कितना आ गया आईएम स्क्वायर आरएल अपॉन 4। ठीक है, इनपुट एसी पावर। कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। ओके, नो सर। वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं इफिशियंसी। तो रेक्टिफायर की इफिशियंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, रेक्टिफायर इफिशियंसी हमको आगे फाइंड आउट करना है। तो इसमें रेक्टिफायर का काम क्या है, बेसिकली एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो जब हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे वो पावर का रेशियो होगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। आउटपुट में कौन सा पावर लेंगे, डीसी 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 का लेंगे सर, डीसी। आप बताइए। सर डीसी पावर लेंगे। आउटपुट में डीसी पावर लेंगे और इनपुट में कौन सा पावर लेंगे, एसी। सर एसी पावर। एसी। हाँ, इनपुट में एसी पावर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इफिशिएंट रेक्टिफायर वही होगा जो ज्यादा से ज्यादा एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, डीसी में कन्वर्ट करेगा। यस, इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट में डीसी पावर लिया है और इनपुट का एसी पावर लिया है। दोनों के इक्वेशन में पहले फाइंड आउट कर चुका हूँ। आउटपुट डीसी पावर का इक्वेशन है वीएम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर है। इनपुट एसी पावर है आई एम स्क्वायर 4 अपॉन आर एस प्लस आर एच प्लस आर। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। यस सर, क्या हम डायरेक्ट जैसे हम एसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या हम डायरेक्ट डीसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते? डायरेक्ट डीसी, क्योंकि सर जहां भी हमने पढ़ा है वहां पे यही पढ़ा है कि एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर डीसी जनरेटर होते तुम्हें? जितने भी आप नहीं, जो डीसी जनरेटर होते हैं वो भी इसी पे वर्क करते हैं। एसी को डीसी कन्वर्ट करना पड़ता है। हाँ, एसी को डीसी सर क्या हम डायरेक्ट डीसी प्रोड्यूस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा होता है सर, लेकिन डीसी में पावर कंजम्पशन ज्यादा होता है। सर सोलर पैनल में जो होते हैं सर, वहाँ पे शायद डीसी जनरेट होती है क्या? यस बिल्कुल, सोलर सेल में, सोलर पैनल में डीसी पावर जनरेट होती है और उसको हम एसी में कन्वर्ट करते हैं। यस, डीसी भी जनरेट किया जा सकता है लेकिन उसका ट्रांसमिशन कॉस्ट ज्यादा पड़ता है एसी के कंपैरिजन में, इसलिए डीसी ट्रांसमिट नहीं करते। डीसी को भी जनरेट किया जा सकता है, एसी को भी जनरेट किया जा सकता है, और डीसी को एसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एसी को डीसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। हम कर ही रहे हैं, दोनों का आपस में कन्वर्शन भी पॉसिबल है। लेकिन ट्रांसमिशन कॉस्ट जो होता है वो डीसी का ज्यादा होता है, इसलिए और डीसी ज्यादा डेंजरस है एसी के कंपैरिजन में। सर इन्वर्टर में तो दोनों होते हैं ना सर? ये इन्वर्टर का काम उल्टा है। इन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। नहीं सॉरी, हाँ। यस सर। हाँ, वो स्टोर करने के लिए वो डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यस हाँ, दोनों रहते हैं, रेक्टिफायर भी होता है, इन्वर्टर। सर डीसी से डेंजरस भी तो होता है। डीसी डेंजरस है। आपने 100 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी सप्लाई को कोई छुएगा तो उसको थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन डीसी में पता भी नहीं चलेगा और शॉक इतना ज्यादा लगेगा कि वो तुरंत डेथ हो सकती है। सर डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, जीरो ही नहीं होगा करंट कभी किसी टाइम पे। डीसी में हाँ, इसीलिए तो पता नहीं चलता है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि करंट लग गया। फैटल शॉक और लगेगा सर, जल जाएगा आदमी। हाँ, इसलिए डीसी को लो वैल्यू ठीक है, बट हायर वैल्यू डीसी, जितना ज्यादा एसी वैल्यू हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं उतना ज्यादा डीसी वैल्यू ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। यस, ओके।
अभी रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं हम लोग और एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है। अब मैं सॉल्व कैसे करूंगा, यहाँ पे वी एम स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर एल है और आई एम स्क्वायर अपॉन 4 आर एस प्लस आर एफ प्लस आर एल। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम तो मैं यही करूंगा कि इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दूंगा। नेग्लेक्ट करोगे तो आर एल से आर एल कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, आई एम को वी एम में कन्वर्ट करना, तभी तो ये वी एम कैंसिल होगा। 4 आ रही सर, 4 आ रही है एफिशिएंसी। हाँ ठीक है, और कोई करके बताओ। अभी सही नहीं है, ठीक है। और फिर क्या होगा, वीएम को आई एम को भी आपको वीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वीएम कैंसिल हो जाएगा और वहां पे फिर से आपको आर एस और आर एफ को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 अपॉन पाई स्क्वायर। 4 अपॉन पाई ठीक है। स्क्वायर। मैं ऑप्शंस ले लेता हूँ। एक का आंसर आया है 4, दूसरे का आया है 4 अपॉन पाई। 4 अपॉन पाई स्क्वायर। सर 4 अपॉन पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर आ रहा है सर। और कोई सर 4 अपॉन पाई स्क्वायर ही आ रहा है। यस सर 4 अपॉन पाई स्क्वायर। यस सर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आ रहा है। चलो ठीक है, ज्यादा लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं 4 अपॉन पाई स्क्वायर। हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 4 अपॉन पाई स्क्वायर? 0.4। नियरली 0.4 सर 0.4। ये है 4 अपॉन पाई स्क्वायर ये आ रहा है। मैंने भी कैलकुलेशन किया है, देखो यहाँ पे। ओके, रेक्टिफायर एफिशिएंसी 40.5%। अगर मैं परसेंटेज में देखूं इसको तो ये 40.5% हो गया। 0.405 आ रहा होगा आपका, ठीक है। ये 40.5% मतलब क्या कि हार्डवेयर रेक्टिफायर ओनली 40% ऑफ द इनपुट एसी इनपुट पावर को डीसी आउटपुट पावर में कन्वर्ट करता है। तो जो बचा सर ये 50 होना चाहिए था ना, मतलब सर जैसे अगर हम सोचे तो 50% आना चाहिए था ना, नहीं, क्योंकि ये हाफ ही, ये 50% भी नहीं कन्वर्ट कर पाता। ये 50% से मतलब 40% ही कन्वर्ट कर पाता, तभी तो एसी का वैल्यू डीसी से ज्यादा है। हाँ, डीसी का एसी का वैल्यू डीसी से ज्यादा होता है। अगर इसमें एसी ज्यादा होता है डीसी कम होता है। डीसी होता है कहाँ जाता है, मतलब जो 60% जो पावर एसी का है वो कहाँ जाता है, तो इसका आंसर है ये रिपल्स में होता है। ये जो आउटपुट वेवफॉर्म आपका मिल रहा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। ऐसा अगर परफेक्ट मिलता तो ये डीसी में पूरा कन्वर्ट हो जाता। तो ये जो बचा हुआ 60% है वो एसी कंपोनेंट मींस रिपल्स में रहता है। इसके जो वेरिएशंस अभी भी प्रेजेंट है उन वेरिएशंस में ये रहता है। ओके ठीक है, तो अभी हम एफिशिएंसी तक पहुंच गए हैं। अभी थोड़ा बहुत और अभी है, जैसे रिपल फैक्टर है। रिपल फैक्टर एक फैक्टर है जो कि उसमें कितना कंपोनेंट है, एसी का कितना कंपोनेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जितने कम रिपल होंगे उतना बेटर ये डीसी के पास में उतना ज्यादा होगा। आइडियली रिपल्स की वैल्यू 0 होना चाहिए।